प्रस्तुत है शिवानी की एक और कथा जिसका शीर्षक है नथ। शिवानी की लेखनी ने सदा पहाड़ों की परतों में छुपी कहानियों को शब्दों का जामा पहनाया है। आइए हम भी पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों में इस कहानी के साथ गुम हो जाएं। कहानी आरंभ होती है इस तरह। पुट्टी ने उठकर अपनी छोटी सी खिड़की के द्वार खोल दिए। धुएं से काली दीवारों पर सूरज की किरणों का जाल बिछ गया। छत से झूलते हुए छींके में धरे ताज़े मक्खन की खुशबू से कमरा भर गया और पुट्टी के हृदय में एक टीस सी उठ गई। क्या करेगी उस खुशबू का जब इस मक्खन को खाने वाला ही नहीं रहा। ऐसे ही ताज़े मक्खन की डली फाफर की काली रोटी पर धरकर खाते खाते उसके पति ने उसके मुंह में अपना जूठा गस्सा ठूंस दिया था, ठीक जाने के एक दिन पहले। उस दिन भी ऐसे ही खिड़की के पट से चोर सा उजाला आकर पूरे कमरे में फैल गया था और उसी उजाले के पीछे पीछे न जाने कहाँ से उसकी सास आकर खड़ी हो गई थी। अपने धृष्ट फौजी पुत्र की बहू को कर्कशा सास ने वहीं चीरकर धर दिया था। हद है बेशर्मी की भी। हमारे कुमाऊं की छोकरी होती तो ऐसी बेशर्म थोड़ी ही होती है ना। तिब्बत की लामानी इसी से गुण दिखा रही है। सास के जाने के पश्चात वो कितनी देर तक पति की छाती पर सिर धरे सुबकती रही थी, पर जिस छाती को चीनियों की गोलियों की वर्षा झेलनी थी वह सुंदर पत्नी की टेक बनती भी कैसे। गुमान सिंह के जाते ही पुट्टी पर विपत्तियों का पर्वत टूट पड़ा। सास, विधवा ननद और जिठानी की गालियां सुनती तो वो जानबूझकर ही बहरी बन जाती। दोनों कानों पर हाथ धरकर इशारा करती कि उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। विधवा ननद का पर्वताकार शरीर क्रोध के भूकंप से डोल उठता। अंधी कानी बहरी लड़कियां, क्या अभी और बची हैं भौजी तुम्हारे तिब्बत में? अभी हमारा एक भाई और भी तो है, वह व्यंग भरे स्वर में चीखकर कहती, अपने दोनों कानों पर हाथ धरकर अपनी भोली सूरत को और भी भोली बनाकर। पुट्टी सधीय अभिनय की मुद्रा में कहती, क्या करूं, ना जाने क्या हो गया है इन कानों में। हरदम साएं साएं की आवाज़ आती है, एकदम बज्जर गिर गया है निगोड़े कानों में। इतना घमंड था ना अपने रूप का, तिब्बत के जादू से हमारे भैया को भेड़ बनाकर रख दिया। इसी से भगवान ने सजा दी। भगवान करे तुम्हारे कानों पर ही नहीं पूरे शरीर पर बज्जर गिरे। कुलच्छनी ना होती तो क्या गुमान को लद्दाख जाना पड़ता। पुट्टी अपनी हिरनी की सी तरल दृष्टि से उसे देखकर हंसती रहती, जैसे उसकी पुरुष गर्जना का एक शब्द भी उसके पल्ले ना पड़ा हो। माता, भाई, भौजाई और विधवा बहन से लोहा लेकर ही गुमान उसे ब्याह लाया था। अपनी माँ के साथ वह गांव-गांव में फेरी लगाकर बिसाती का छोटा मोटा सामान बेचा करती थी। स्वास्थ्य से दमकते लाल चेहरे पर उसकी तीखी नाक और बड़ी बड़ी आँखें लामा कन्याओं की भांति चपटी और छोटी नहीं थीं। कानों में गंदे पीले सूत में गुथे फिरोज़ा और मूंगे झूलते थे। कंधे से टखने तक झूलते उसकी तिब्बती लबादे की ढीली ढाली बाहों में वो एकदम ही बच्ची लगती, पर कभी कभी लबादे की केंचुली उतार कर वह उसकी बाहों में रहस्यमय सीवन से ढूंढ ढूंढ कर जुएं मारती और अब लबादे की केंचुली से रहित उसका उन्मुक्त यौवन किसी लपलपाते नाक की भांति देखने वाले को डसने दौड़ पड़ता। गुमान ने भी उसे एक दिन बिना केंचुली के देख लिया। ग्राम के चौराहे पर उसकी माँ ने अपनी गंदी चादर फैलाकर दुकान खोल दी थी। जम्बू, गनफ्रेनी आदि मसाले की जड़ी बूटियों के बीच वह स्वयं टांग पसारकर धूप सेक रही थी और एक टीले पर बैठी उसकी सुंदरी पुत्री अपने लबादे की बाहों से जुएं बीन बीन कर मार रही थी। गुमान सिंह छुट्टियों में घर आया हुआ था। सुबह उठकर वह घूमने निकला और माँ बेटी की हाट के सामने ठिठक कर खड़ा हो गया। पुट्टी अपनी सुडौल बाहों को अपने लबादे की मुर्दा बाहों से टटोल टटोल कर जुएं निकाल रही थी। गुमान को देखा
तो लजाकर उसने हाथ खींच लिए। उसके गालों की उठी मंगोल हड्डियों के बीच गुलाबी रस का सागर छलक उठा। चौड़े माथे पर गोंद की तरह चिपकाई काले केशों की पुट्टी से कुछ केश निकलकर हवा में फरफरा रहे थे। जीन कुर्ते के बटनों की पूर्ति एक बड़ी सी सेफ्टी पिन लगाकर की गई थी, पर किसी वेगवती नदी के 2 पाटों पर बांधा गया रस्सी का पहाड़ी पुल जैसे साधारण सी हवा में कांप कांप उठता है, उसी भांति सेफ्टी पिन रह रहकर कांप रही थी। गुमान अकारण ही चीज़ों का मोलतोल करने लगा। कभी मैली चादर पर सजे छोटे से आईने में अपनी मूंछ संवारता, कभी नीले फिरोज़ा की अंगूठी पहनता और कभी उठाकर तिब्बती घंटियां ही टनटनाने लगता। क्यों बेकार में गड़बड़ करता? पुट्टी की माँ ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में उसे झड़क दिया। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। उसकी युवा पुत्री के आते ही ग्राम के मंचलों की भीड़ जम जाना नित्य का नियम था, पर वह बड़ी खूंखार और रूखी औरत थी। जौ की शराब और भेड़ बकरे के कच्चे गोश्त ने उसका रक्तचाप शायद और भी बढ़ा दिया था। असली और नकली ग्राहक को वह चट से बीनकर फटक देती थी, पर गुमान सिंह को दोबारा झिड़कने का साहस उसे भी नहीं हुआ। उस गोरे तरुण की निर्भीक दृष्टि में कुछ अजीब सी मोहनी थी। फिर वह फौजी जवान था, ऐसा फौजी जो 1-2 दिन में ही निर्मम चीनी लुटेरों को भगाने लाम पर जा रहा था। पुट्टी की माँ का मन अकारण ही ममता से भर गया। चीनियों को वह कभी क्षमा नहीं कर पाई थी। उसके इकलौते 12 वर्ष के पुत्र को उन्होंने चीन के किसी स्कूल में पढ़ने भेज दिया था। उसके दमे के रोगी पति को सड़क की बेगार में जोत जोत कर मार डाला था। उसके हाथी से विराट याक को काट काट कर हत्यारों ने अपनी फौजी टुकड़ी को खिला दिया था, और एक दिन भी वह चूकती तो उसकी पुट्टी को भी उड़ा ले जाते। रात ही रात में वह मनी पद्मी हुम जपती, पुत्री को खींचती, गिरती पड़ती तिब्बत की सीमा पार कर गई थी। उन्हीं चीनियों को मार भगाने गुमान जा रहा था। इसी से वह उसकी श्रद्धा का पात्र बन गया। वह नित्य ही उस सराय में पहुंच जाता जहां पुट्टी अपनी माँ के साथ रहती थी। पुट्टी उसके लिए मक्खन नमक वाली गरम तिब्बती चाय और पशम सहित भूने गए भेड़ की रान के बड़े बड़े टुकड़े तैयार कर लाती। पुट्टी की माँ दोनों पर अपनी छोटी छोटी आँखों का अंकुश लगाए बैठी रहती। फिर भी न जाने कब पुट्टी के मंगोल कटाक्षों की अर्गला गुमान के हृदय कपाट पर स्वयं ही लग गई। जाने के 3 दिन पूर्व गुमान ने पुट्टी की माँ के सम्मुख उसकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह बड़े सोच में पड़ गई। कुमैयों के बीच खाली दाल भात खाकर उसकी तिब्बती बेटी कैसे जिएगी? बिना जौ की शराब के उसके गले के नीचे रोटी का गस्सा नहीं उतरता, और फिर दूध चीनी वाली चाय भला कौन तिब्बती लड़की घुटक पाएगी? फिर वह गुमान की माँ और उसकी विधवा बहन को देख चुकी थी। उस क्रूर बुढ़िया के शासन में उसकी पुट्टी घुल घुल कर रह जाएगी। नहीं, दृढ़ स्वर में अपना निश्चय प्रकट करने को उसने अपनी गर्दन ऊंची की तो देखा गुमान और पुट्टी दोनों दीन याचक की दृष्टि में उसे देख रहे थे। दूसरे ही क्षण पुट्टी की माँ को ग्राम के मंचलों का ध्यान आया, जो भूखे व्याघ्र की भांति पुट्टी को किसी भी क्षण निगल जाने को तत्पर थे। उसने अपनी सहमति दे दी, पर अभी गुमान को अपनी माँ, बहन और बिरादरी से मोर्चा लेना था। माँ ने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। बहन ने कहा वह फांसी लगाकर मर जाएगी। पर तिब्बत की सुंदरी कन्या को लाकर जब गुमान 5 पंचों के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया तो पंच भी सहम गए। पुट्टी के सात्विक सौंदर्य ने धर्म, जाति और रूढ़ियों की उलझी गांठें क्षण भर में सुलझाकर रख दी। दूसरे ग्राम से पंडित बुलाकर गुमान के युवा मित्रों ने फेरे फिरा दिए और कुछ याकूत, फिरोजे, चांदी की 3-4 दंत खुंदनियाँ और 4 बकरियों की दहेज के साथ जोर जोर से रोकर पुट्टी की माँ ने
उसे सराय से ससुराल के लिए विदा किया। इस तरह पहला भाग यहीं ख़त्म होता है। दूसरे भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए।